नमस्कार, मैं डॉक्टर DS चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम भारत का भूगोल के तहत भारत के में वन संसाधन और वन्य जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में हमने इस पर अलग अलग थीम पर बात की है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में प्रमुख रामसर वेटलैंड साइट कौन कौन सी है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हम भारत में प्रमुख रामसर साइट्स की एक के बाद एक क्रमशः लेकर बात करेंगे, और इससे पहले मैं थोड़ा रामसर साइट्स क्या होता है, नम भूमि किसे कहते हैं, इस पर भी बात करूंगा। तो ध्यान से देखिए, और वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ प्रश्न भी लेकर हम हाजिर होंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस रामसर शब्द से। रामसर वेटलैंड साइट्स जो है वो एक नम भूमि होती है, जो जिसे जिसे रामसर जो अधिवेशन सम्मेलन था उसके तहत घोषित किया जाता है। ऐसी बात यह है कि रामसर ईरान का एक शहर है, जहां पर जो कैस्पियन सागर के किनारे यहाँ पर स्थित है। और इस शहर में 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ था, जिसका नाम था कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली एज वाटरफॉल हैबिटाट। वाटरफॉल का मतलब है जल में रहने वाले पक्षी। तो उसका जो हैबिटाट है उनके कंजर्वेशन के लिए ये एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, और इसमें एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। इस ड्राफ्ट में पेरिस जो सम्मेलन हुआ था 1982 के अंदर, तो उसमें पेरिस प्रोटोकॉल के तहत इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए। साथ ही कनाडा का एक शहर है रेजदीना, उसके अंदर भी 1987 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें भी कुछ अमेंडमेंट इसके अंदर किए गए। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को, क्योंकि ये सम्मेलन 2 फरवरी को हुआ था, 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। और 2021 में इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। 1971 से 2021 तक 50 वर्ष इसके पूरे हो चुके हैं। अब रामसर साइट में जो वेटलैंड घोषित किए जाते हैं वो उसका उद्देश्य क्या है, ये थोड़ा हम समझ लेते हैं। और अगर हम यहाँ देखें तो रामसर कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी, ये अंतरराष्ट्रीय समझौता या संधि है फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड्स। यहाँ ध्यान देना, एक तो संरक्षण करना और दूसरा सतत विकास के लिए उनका उपयोग करना, किसका, वेटलैंड्स का। फिर अगली बात है रिकॉग्नाइजिंग द फंडामेंटल इकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ वेटलैंड्स। जो वेटलैंड है उनका जो इकोलॉजिकल फंक्शन है, इकोसिस्टम है, उसको समझना, उसके आधारभूत बातों को समझना। साथ ही एंड देयर इकोनॉमिक, कल्चरल, साइंटिफिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यू, उनकी आर्थिक वैल्यू क्या है, सांस्कृतिक वैल्यू क्या है, वैज्ञानिक वैल्यू क्या है और मनोरंजनात्मक वैल्यू क्या है, उसकी पहचान करना। तो ये सारे उद्देश्य लेकर ये रामसर वेटलैंड साइट घोषित किए जाते हैं, जो 1971 में फाइनल हुआ था। अब इंडिया में ये समझौता है, उस पर इंडिया ने 1982 में समझौता पर हस्ताक्षर कर लिया और उसका मेंबर बन गया। और तब से आज तक हम देखें तो 42 वेटलैंड साइट्स भारत के अंदर घोषित की जा चुकी है, जो 10,814 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैली हुई है सारी। वर्तमान में रामसर साइट्स 171 देशों में फैला हुआ है, मतलब इतने मेंबर हैं इस रामसर वेटलैंड के। और पूरी दुनिया में 2424 ऐसी साइट्स घोषित की जा चुकी है, जिनको हम रामसर वेटलैंड साइट कहते हैं। और टोटल एरिया 25.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और आप ये सारे डॉट देखिए, जहां जहां डॉट लगे हुए वहां वहां ये सारी भूमि स्थित है। यहाँ पर इनका कंसंट्रेशन कुछ ज्यादा है, इधर भी कंसंट्रेशन कुछ ज्यादा है। अफ्रीका में ये वाला रीजन भी यहाँ बहुत ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर आप देख सकते हो, भारत में भी आप देखिए ये वाला जो हिस्सा है। तो इस तरह से ये पूरे जहां भी डॉट लगे हुए हैं, ये 2424 साइट्स हैं टोटल मिलाकर के पूरे विश्व में। अब वेटलैंड होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो इन्हीं रामसर कन्वेंशन के तहत इनका जो आर्टिकल 1 है उसके अंदर कहा गया कि वेटलैंड आर एरियाज ऑफ मार्श, फेंस, पीटलैंड और वाटर। ये सब शब्दों का मतलब कहीं कीचड़, दलदल और पानी से है, जो जिसकी गहराई बहुत कम हो, ऐसा ऐसा रीजन सारा। वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, परमानेंट और टेम्परेरी। ये जो रीजन है वो प्राकृतिक हो सकते हैं, वो मैन मेड भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल हो सकते हैं, परमानेंट हो सकते हैं, स्थायी, और अस्थायी भी हो सकते हैं। विच वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग, पानी स्थिर भी हो सकता है और बहता हुआ भी हो सकता है। ब्रैकिश और साल्ट वाटर, ये खारा पानी भी हो सकता है, मीठा पानी भी हो सकता है, और समुद्र के तटवर्ती हिस्सा भी हो सकता है। यहाँ पर लिखा है इंक्लूडिंग एरिया ऑफ मराइन वाटर, समुद्र का तटवर्ती क्षेत्र, लेकिन उसकी गहराई भाटा के समय, लो टाइड के समय 6 मीटर से ज्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे सारे क्षेत्रों को नम भूमि का दर्जा दिया जा सकता है, उसकी डेफिनेशन में आते हैं, तो इनको हम नम भूमि कहते हैं। अब यहाँ थोड़ी चीजें ध्यान रखना कि ऐसी जो जमीन होती है वो पानी में रहने वाले छोटे छोटे जीव, वो पक्षी,
घास फूस वेजिटेशन जो फ्लोरा वहाँ का है, जो फ्यूना वहाँ का है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इनका एक अलग ही इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है और उस इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए वेटलैंड घोषित किया गया। आजकल जहां कहीं भी हम देखते हैं तो वेटलैंड्स के ऊपर कब्जा करने के ऊपर, झीलों पे, नदियों पे, सब जगह हम कब्जा करके और उसके इकोसिस्टम को बिगाड़ने पे लगे हुए हैं, जो प्रकृति के लिए अच्छा नहीं है। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रख के इन्होंने कि वेटलैंड का जो उपयोग है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, सतत विकास के लिए उपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उनको खत्म करने पर भी काम करें, इसलिए ये सारे घोषित किए जाते हैं और ये रामसर कन्वेंशन उसमें आगे आया और पूरी दुनिया अब तो 71 देश उसके मेंबर बन गए। अब हम भारत में बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि भारत में 42 ये है। अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड हम देखें तो सबसे ज्यादा यूनाइटेड किंगडम में ये साइट्स हैं, 175 साइट्स हैं यूनाइटेड किंगडम में। मैक्सिको के अंदर दूसरे नंबर पर 142 साइट है। अगर हम भारत की बात करेंगे तो एशिया की बात करेंगे तो चाइना में सबसे ज्यादा है 64, जापान में 52 है और फिर भारत में 42 है। इस तरह से भारत जो है एशिया में थर्ड पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो जो 42 इंडिया के अंदर है, मैं उनकी शॉर्ट में यहाँ पर आपको बात बता रहा हूँ वो कहाँ कहाँ है। हमने सबसे पहले उत्तराखंड से शुरू करते हैं। उत्तराखंड में असम कंजर्वेशन रिजर्व है। इसको आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये यमुना नदी है और ये असम रिवर है, ये दोनों जहाँ मिलती है वहां पास में 1961 के अंदर यहाँ पर एक सॉरी 1967 के अंदर यहाँ पर एक बैराज बना दिया गया था, फिर ये वेटलैंड क्रिएट किया गया। देखिए बिल्कुल यमुना नदी के पास में ही है। तो ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ 330 बर्ड्स की प्रजातियां हैं जो इस तरह से यहाँ पर रहती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है इस पूरे को। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना कि ये मैं सैटेलाइट इमेज बताऊंगा हर साइट की, कि सैटेलाइट इमेज पर वो किस तरह से दिखाई दे रहा है, वहां पर क्या लोकेशन है, ये उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर देखें तो ज्यादातर स्टेट सवाल बनते हैं, तो इस पर आप ज्यादा ध्यान रखिएगा कि कौन सा किस स्टेट के अंदर है। तो इस तरह से आप इसको देखते रहिएगा। नेक्स्ट है केरला में, यहाँ अस्थामुडी वेटलैंड है। ये देखिए पूरी एक झील है, इसके आसपास का पूरा जो रीजन है वो कंजर्व किया गया है और इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। यहाँ फिश की 100 से ज्यादा प्रजातियां हैं, बर्ड्स की 57 से ज्यादा प्रजातियां हैं और ये सेकंड लार्जेस्ट वो है पूरा सिस्टम एस्चुराइन है केरला स्टेट की, तो उसके अंदर ये पूरी एस्चुरी बनती देखिए। नेक्स्ट केरला के अंदर ये सस्थमकोटा लेक है। यहाँ पर देखो इस तरह की ये दिखाई देती है वेटलैंड पे, और ये जो रेड डॉट है वो उसकी लोकेशन है मैप के ऊपर। हमेशा ध्यान देना कि जहां हम बात करें वो इस रेड डेट उसकी जो रेड डॉट है वो उसकी लोकेशन को शो करेगा। और यहाँ पर आप देखिए 27 फ्रेश वाटर फिश की प्रजातियां यहाँ पर है और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला की। ठीक है, इस हिसाब से भी इसको ध्यान में रखें। केरला में ही तीसरा है वेम्बनाड कोल वेटलैंड। ठीक है, ये देखे वेम्बनाड की बात हम पिछले कुछ वीडियो में भी कर चुके हैं, झीलें वगैरह पढ़ाई तब भी मैंने आपको कहा था। बेसिकली ये लैगून का उदाहरण है और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 90 से ज्यादा बर्ड्स प्रजातियां हैं। कई सारी ऐसी जो माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पर आते हैं, लगभग 10 नदियां इसके अंदर गिरती है। काफी लंबी लेक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह, लोकेशन इसकी ये है। नेक्स्ट हम पंजाब की बात करेंगे, उसमें से व्यास कंजर्वेशन रिजर्व है। ये व्यास नदी है और उसके आसपास का ये जो रीजन है उसको कंजर्व किया गया है इसके अंदर। और यहाँ पर भी आप देखें 500 से ज्यादा बर्ड की प्रजातियां हैं, 90 फिश की प्रजातियां हैं, पूरा इकोसिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण और सेंसिटिव जोन है। नेक्स्ट पंजाब के अंदर हरिके लेक है और हरिके की बात भी मैं पिछले वीडियोस में कर चुका हूँ। यहाँ सतलुज और व्यास नदियां आपस में आके मिलती है, पूरा इस तरह का रीजन यहाँ पर बनता है जो कि इकोसिस्टम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। बर्ड्स भी यहाँ पर कई सारे पाए जाते हैं। अगर हम इसमें इसके इसके रीजन को देखें तो इस तरह का दिखाई देता है कि मैं खुद वहां पे गया हूँ एक बार। देखिए सारा पानी है, कीचड़ है, दलदल है, इस तरह की घासें हैं और ये कई किलोमीटर में फैला हुआ पूरा रीजन है, दलदली क्षेत्र है। नेक्स्ट पंजाब के अंदर है कांजली लेक। इस तरह से है कांजली लेक, आप देखिए ये आसपास का रीजन है पूरा, इसको कंजर्व यहाँ पर किया गया है। और जो जो ये पूरा रीजन एक्वाटिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है और बायोजियोग्राफिकल रीजन और फ्यूना यहाँ पर जो भी उस हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है पंजाब के अंदर केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। ये देखिए ये पूरा रिजर्व भी बड़ा चर्चित क्षेत्र है पंजाब के अंदर। और यहाँ पर फिश पॉन्ड बने हुए हैं, मतलब लोग तालाब बना करके उसकी फिशिंग करते हैं। साथ ही यहाँ लोटस की खेती की जाती है, चेस्टनट की खेती की जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण रीजन है ये यहाँ के लोगों के लिए आसपास में। और मूलतः अगर फिश पॉन्ड की हम बात करें तो मछलियों के तालाब, तो उसके लिए बहुत चर्चित है और कई सारी मछली की प्रजातियां यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर देखिए पंजाब में नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो हम जानते हैं कि ये बागड़ा नांगल डैम है, इसमें से ये बागड़ा है और नांगल आगे एक छोटा सा बैराज बनाया गया वहां पर। और ये जो रीजन है इसको पूरा कंजर्व किया गया है और यहाँ पर भी फॉरेस्ट है और बर्ड्स वगैरह और आसपास छोटे मोटे कई सारे जीव यहाँ पर देखे हुए मिलते हैं।
नेक्स्ट पंजाब के अंदर है रोपर लेक। यहाँ इस रोपर लेक को अगर आप देखेंगे, पंजाब में यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो 1952 में यहाँ पर एक बैराज बना दिया गया था। ये बैराज आप यहाँ देख सकते हो। उसके फिर आसपास वाला जो रीजन है उसको पूरा कंजर्व कर दिया गया है। यहाँ कई सारे जीव हैं, कई सारे पक्षी हैं जिनको कंजर्व किया गया है और वेटलैंड घोषित किया गया है। ओडिशा में भितरकनिका, यहाँ पर देखिए हम इसकी भी बात पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। ये पूरा जो रीजन है, यहाँ देखिए डेंस फॉरेस्ट मैनग्रोव है बेसिकली। सुंदरबन के बाद ये भारत के दूसरे सबसे बड़े मैनग्रोव पाए जाते हैं। डेंस फॉरेस्ट है और यहाँ के कई सारे जीव हैं जो यहाँ पर संरक्षित किए गए हैं। पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि बहुत पॉपुलर जगह है। नेक्स्ट है चिल्का लेक, और चिल्का लेक भी ओडिशा के अंदर है और ये भारत में सबसे बड़ा लेगून है या सबसे बड़ी झील भी हम कह सकते हैं, जो खारे पानी की झीलें होती है उनमें। और यहाँ पर भी आप देखें 33 स्पीसीज हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर ब्रीडिंग सेंटर्स है। 118 फिश की है, 33 बर्ड्स की यहाँ पर प्रजातियां पाई जाती है। तो इस हिसाब से इको सेंसिटिव जोन बन जाता है ये एक तरह से। मध्य प्रदेश के अंदर भोज वेटलैंड है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कई तरह के ऐसे बर्ड्स है, माइग्रेटरी बर्ड्स जिसको हम कहते हैं, इंसेक्ट्स है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियन जो जीव है वो भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं एक साथ ही। वैसे देखा जाए तो ये लेक बहुत पुरानी है। इस जो अपर लेक है, दो लेक है, अपर लेक और लोअर लेक। अपर लेक 11वीं सदी में बनी हुई लेक है, ये कोलांस रिवर के ऊपर। तो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये भोज जो वेटलैंड है वो। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, इसमें चंद्रताल वेटलैंड है और ये देखिए पूरे पहाड़ी क्षेत्र है, उसके बीच में ये एक झील है जो यहाँ के जीवों के लिए मतलब एक तरह से लाइफ लाइन साबित होती है। बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे रीजन के लिए चंद्रताल वेटलैंड। और यहाँ पर ये IUCN जो रेड लिस्ट स्नो लेपर्ड है वो यहाँ पर पाया जाता है। और इसके अलावा भी कई सारे जीव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। रेड फॉक्स है, हिमालयन आइबेक्स है, ब्लू शीप है, मतलब बहुत सारे जीव है, कुछ नाम है केवल इनके। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर ही पोंग डैम लेक है। ये पोंग पूरा डैम है, इसको महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं। 1975 में बनाया गया है और ये पूरा आसपास के जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा वेटलैंड क्रिएट हुआ है यहाँ पर पोंग डैम बनाने से। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड है। इसकी झील है पतली सी, देखिए, और आसपास डेंस फॉरेस्ट है। इस वजह से बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है ये पूरा और वेटलैंड क्रिएट होता है। यहाँ पर 143 टाइप्स के स्पीसीज के फ्यूना मिलते हैं। 103 टाइप के बर्ड्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगला असम के अंदर डॉपर डील करके जगह है। ये देखिए यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है और उसके पास का ये ब्रह्मपुत्र नदी का छोड़ा हुआ पोर्शन ही है एक तरह से। अगर हम देखें तो ये फॉर्मर चैनल है उसका, उसके आसपास पूरा वेटलैंड क्रिएट हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुवाहाटी के बिल्कुल पास में स्थित है ये। नेक्स्ट वेस्टलैंड में ईस्ट कोलकाता वेस्टलैंड। यहाँ देखिए ये वाला वेटलैंड, ये जो रीजन है ईस्ट कोलकाता में, यहाँ की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिश पॉन्ड्स है यहाँ पर भी। लोग मछलियों का उत्पादन, मतलब मछली पालते, पीसी कल्चर जिसको हम कहते हैं वो, और एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट से भी ये पूरा रीजन बड़ा महत्वपूर्ण है। वेस्ट बंगाल में सुंदरवन वेटलैंड है। खैर इसके बारे में तो हम पिछले वीडियो में काफी बात कर भी चुके हैं। बहुत बड़ा वेटलैंड है, मैनग्रोव्स पाए जाते हैं यहाँ पे और बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पर मिलती हैं, चाहे जीवों की हो, बर्ड्स की हो, और जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनकी हो। थोड़ा बांग्लादेश में, थोड़ा भारत में है, लेकिन भारत में यहाँ पर हम बात करें। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर में होकेरा वेटलैंड है। ये देखिए पूरा होकेरा रीजन है और ये पूरा रीजन वेटलैंड के तौर पर घोषित किया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीनगर के बिल्कुल पास में है ये श्रीनगर, उसके बिल्कुल पास में होकेरा वेटलैंड। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के अंदर वुलर झील। इस झील के बारे में मैं पहले झीलों वाले टॉपिक में डिटेल में बता चुका हूं आपको। ये भी बिल्कुल यहाँ नॉर्थ जो कश्मीर है वहां पर स्थित है वुलर लेक, और बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे उस इकोसिस्टम के लिए, वहां का जो इकोसिस्टम उसके लिए। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो लद्दाख के अंदर तोसो मरीरी लेक कहा जाता है। ये देखिए इस तरह की लेक है, बिल्कुल ही पहाड़ों के बीच में घिरी हुई लेक है और 4595 मीटर इसका जो ब्रैकिश है, इतना ऊंचा, ब्रैकिश वाटर खारा पानी है और इतना ऊंचा है, हाइट पर स्थित है, ये मीन सी लेवल से बहुत ऊंचा है। और यहाँ घास के मैदान, मिडोज बनते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके आसपास यहाँ के जीवों के लिए। ये इस तरह से दिखाई देती है, सामने सारे पहाड़ हैं, कभी सर्दियों में तो बर्फ भी गिरती है यहाँ पे। लद्दाख के अंदर ही है सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। ये दो झीलों का एक ग्रुप है, दोनों को एक साथ कंजर्व कर लिया गया है। यहाँ पर ये है और इसमें आप देखिए 4500 मीटर की हाइट पर है और आसपास के यहाँ भी खूब सारे जीव पाए जाते हैं। बिहार में कवरताल वेटलैंड है। इस तरह से ये बिल्कुल समतल जमीन है तो यहाँ गहराई बहुत कम है
केवल मानसून सीजन में यहाँ 1.5 मीटर की गहराई रहती है, और ऐसी जगह तो पक्षियों के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पक्षी तो छोटे होते हैं, वो पानी में बैठ जाए और उनकी बॉडी बाहर रहे और पैर पानी में डूबे रहती है। बड़ा आदर्श जगह है इन सब चीजों के लिए जो है। और काफी सारे वेटलैंड्स यहाँ पर है, पूरा ग्रुप है बिहार में। इस तरह से ये दिखाई देता है। अगला देखिए, केलोदेल घना राजस्थान के अंदर है, यहाँ पर भरतपुर जिले के अंदर, और पक्षियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम पिछले भी कई वीडियो में इस पर बात कर चुके हैं डिटेल के अंदर, मुख्यतः साइबेरियन सारस के तौर पर। और बाणगंगा नदी ने ये सारा वेटलैंड क्रिएट किया, यहाँ उसका पानी इधर उधर फैल जाता है। इस तरह से ये दिखाई देता है। सांबर लेक, ये राजस्थान के अंदर जयपुर, नागौर और अजमेर जिलों के बीच में स्थित खारे पानी की झील है, जो भारत की आंतरिक झीलों में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत का 8% नमक यहीं से बनता है, तो इसको भी एक वेटलैंड घोषित कर दिया गया है और इसको पूरा कंजर्व कर दिया गया है। इस तरह से नमक यहाँ बनाया जाता है, आप देख सकते हैं। भारत का 8% नमक यहाँ बनता है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है। ये लेक, इसके बारे में हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं, तो ये पूरा वेटलैंड घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट, मणिपुर के अंदर लोकटक झील, इसमें भी मैंने झीलों के बारे में जब बात बताई थी आपको, तो उस वीडियो में आपको डिटेल में मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, मणिपुर के अंदर। और ये अगर देखेंगे तो इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर फ्लोटिंग मैट्स है, मतलब घासें हैं इस झील के अंदर, और वो इधर उधर फ्लोट करती है। यहाँ देखिए इस तरह का बहुत कम गहराई है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं और ये घास है सारे, और उसमें वो ऊपर इधर उधर फ्लोट करता रहता है। इसलिए तो इसको कहते हैं कि दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है भारत का, दुनिया में एक ही है ये, तो पूरा ऐसे मूव करता है, मोशन करता है, और बहुत महत्वपूर्ण वेटलैंड है। महाराष्ट्र के अंदर लोनार झील, ये इसके लिए कहा जाता है कि कोई उल्का आके इससे टकराई, उससे गड्ढा बन गया और ये फिर पूरी झील बन गई, और इसके अंदर कई सारी ऐसी स्पीसीज मिलती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और सेंसिटिव जोन है पूरा महाराष्ट्र में लोनार। साथ ही अगर हम यहाँ पे अगला देखें तो महाराष्ट्र के अंदर ये नांदूर मदा महेश्वर भी जगह है एक, जहाँ पे बर्ड सेंचुरी है, और पक्षियों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो माना जाता है। इस पूरे रीजन को आप देखिए, और बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन है। नेक्स्ट, गुजरात के अंदर नाला सरोवर बर्ड सेंचुरी है, ये भी पक्षियों के लिए है, और यहाँ पर 210 बर्ड प्रजातियां पाई जाती हैं। इस तरह के यहाँ पर इमेज है इसकी। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, ये पूरा रीजन देखो इस तरह से दिखाई देता है। और यहाँ की जो लखनऊ है उसके ठीक पास में ही स्थित है, और काफी इको सेंसिटिव जोन है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इस पूरे रीजन के अंदर। नेक्स्ट है पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, ये ऑक्सबो लेक है एक तरह से, भूगोल में हम इस तरह की झील को ऑक्सबो लेक कहते हैं या गोपुर झील कहते हैं। लगभग 1 लाख पक्षी यहाँ पर निवास करते हैं इस पूरी झील के आसपास उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट आप देखिए, समन बर्ड सेंचुरी है, ये भी ऑक्सबो लेक टाइप का ही उदाहरण है, प्रस्तुत करती है, और यहाँ पर भी लगभग 50,000 वाटर बर्ड्स रहती हैं। 187 प्रजाति के जीव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। समसापुर बर्ड सेंचुरी को देखिए, यहाँ पर है, ये भी एक ऑक्सफोर्ड टाइप की लेक ही दिखाई देती है, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण 75,000 बर्ड्स यहाँ पर निवास करते हैं, जो कि लगभग जिसमें से 250 तो माइग्रेटरी बर्ड्स भी है यहाँ पर, है उतनी प्रजाति के। इस तरह से दिखाई देता है। सांडी बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, ये देखिए इसकी सैटेलाइट इमेज या गूगल इमेज जो है इस तरह से दिखाई देती है, और ये भी बर्ड सेंचुरी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। सरसा निवार झील, ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये इसकी लोकेशन है यहाँ पर, और ये भी बर्ड सेंचुरी है, और आसपास पूरा देखिए नम भूमि है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के अंदर ही सुर सरोवर है, यहाँ इसकी लोकेशन है, और ये इस तरह का पूरा झील है, इसको कीथम लेक भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है कीथम लेक, ठीक है। लेकिन आसपास ह्यूमन जो जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ज्यादा है, और ये पूरा मानव मैन मेड ही है पूरा जो रीजन है वो। और यहाँ मछलियों की कई सारी प्रजातियां बहुत ज्यादा चर्चित है, इसमें 60 से ज्यादा प्रजातियां। अपर गंगा रिवर, या जिसको हम ब्रिज घाट नरोरा स्ट्रीच कहते हैं, ये एक शैलो वाटर स्ट्रीच है, जो गंगा का ही एक पोर्शन है एक तरह से हम ये कह सकते हैं। और यहाँ पर कई सारे जो गंगा की डॉल्फिन है वो भी पाई जाती है, क्रोकोडाइल यहाँ पर है, 82 फिश प्रजातियां यहाँ पर है, कई सारी बर्ड्स की प्रजातियां यहाँ पर है। तो देखिए ये गंगा नदी, और ये पूरा एक लंबा स्ट्रीच है, पूरा बहुत लंबा, ये देखिए पूरा रीजन इसमें। तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी, यहाँ पर देखिए ये इस जगह पर, यहाँ पर ये इस तरह का पूरा रीजन है। यहाँ पर भी देखो 257 बर्ड्स की स्पीसीज हैं, और उसमें से भी 119 तो ऐसे हैं जो वाटर बर्ड सारे, तो ये भी एक इको सेंसिटिव जोन के तौर पर हम इसको ले सकते हैं। अगला है त्रिपुरा के अंदर रुद्र सागर लेक है, उस पूरे रीजन को भी इसमें वेटलैंड में शामिल किया गया है।
और ये रिवर है वहां पर एक गोमती, और उसके आसपास का रीजन है ये। और इस झील के सामने महल बने हुए हैं जो काफी पॉपुलर है वहां के लिए, त्रिपुरा के लिए। ये यहाँ की लोकेशन है इसकी, त्रिपुरा में। ये पूरी एक लिस्ट है जो 42 है दिसंबर 2020 तक, वो पूरी लिस्ट में आपके लिए यहाँ भी लेके रखी है मैंने। ये आप लोकेशन स्टेट देख सकते हो एक साथ, कब घोषित किया, अगर किसी का ईयर आपको जानना है तो ये आप देख सकते हो। जैसे ये जो असम कंजर्वेशन रिजर्व 2020 में ही घोषित किया गया था। ऐसी जो नई चीजें आई है वो ज्यादा सवाल की संभावना बनती है। इनका एरिया कितना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, 21 यहाँ पर है, और बाकी यहाँ देखिए 42 टोटल। सबसे बड़ा सुंदरवन है, 4230 स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया है। तो ये अगर कोई डिटेल आपको इसमें चाहिए तो आप यहाँ से इसको कलेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा मैप है, ये सभी 42 वेटलैंड और उनके ये नंबरिंग की हुई है। नंबर 1 कहाँ पर है आप देखना चाहे तो ये रहा, नंबर 2, 3, 4। और वैसे भी मैंने पिछले सारे मैप्स में इनको इंडिविजुअल स्टेट वाइज ही बता दिया उनकी लोकेशन कहाँ पर है। तो आप इस मैप से भी इसको, इसी तरह का मैप आप खुद बनाकर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपको याद रहे कि कहाँ पर है। यहाँ पर ये ध्यान देना कि भारत में सबसे ज्यादा जो रामसर साइट्स है वो यूपी के अंदर है, 8 है, और वो ज्यादातर बर्ड सेंचुरीज है सारी, अधिकांश बर्ड सेंचुरी उसमें से। पंजाब के अंदर 6 है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो इस तरह ये जो रीजन है वो ज्यादा इन सब मामलों में है। बाकी तो इधर वाले रीजन में उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन यहीं पे कुछ ज्यादा ही पाई जाती है ये सारे जो वेटलैंड्स है घोषित किए गए हैं। तो इसके साथ ही हम यहाँ कुछ प्रश्न आपके लिए कर लेते हैं। रामसर शहर में नमभूमि सम्मेलन कब हुआ था? विश्व नमभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नमभूमि दिवस 2021 की थीम क्या थी? भारत में कुल कितने रामसर नमभूमि स्थल स्थित हैं? रोपड़ झील किस राज्य में स्थित है? भोज वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? शमशापुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा की किस झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और अगर आपको उत्तर नहीं आ रहा है तो एक बार इस वीडियो को आप फिर से देखिए। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक आप अपने आसपास पानी और वृक्षों की रक्षा कीजिए। थैंक यू सो मच।